न्यायाधीशों की नियुक्ति में अभी भी मामला जो कॉलेजियम सिफारिश भेजती है उसमें सरकार कुंडली मार के बैठ जाती है और उन जजों पर नियुक्ति तुरंत हो जाती है जो सरकार के इशारे पर कॉलेजियम द्वारा स्वीकृत होते हैं। केंद्र सरकार ऐसा कदम सिर्फ इसलिए उठा रही है क्योंकि मैं जल्द रिटायर होने वाला हूँ। इस स्ट्रक्चर केंद्र सरकार इतनी प्रतिबद्ध न्यायपालिका इस समय है सरकार के प्रति, उतनी पिछले 11.5 साल में शायद ही रही हो। प्रतिबद्धता का आलम यह है कि एकदम अरुण मिश्रा के और बेला त्रिवेदी के दौर में जैसे लगता है कि पूरी न्यायपालिका पहुंच गई। गुड इवनिंग। बहुत लंबे अंतराल के बाद अम्बेडकरनामा पर फिर हाजिर हूँ। बिहार में चुनाव चल रहा है और क्या चुनाव में हो रहा है आप सब देख रहे हैं। किस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं ये भी आप देख रहे हैं। अनंत सिंह का मामला तो है ही। बहरहाल आ रहा हूँ कि आखिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनके कोर्ट में जाने से सरकार क्यों कतरा रही है, क्यों पीछे हटने की कोशिश कर रही है। आज बात करेंगे जेपी सिंह साहब के साथ। बहुत लंबे अंतराल के बाद तकरीबन 15 दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर चीफ जस्टिस इस महीने रिटायर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोर्ट में मैटर जाने से सरकार क्यों बैकफुट पर है। सीधे चलते हैं जेपी सिंह साहब के साथ और उनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। देखिए सर, इस समय पूरे देश में मूर्ख हृदय नचेत वाले को छोड़ दीजिए, तो जो भी न्यायपालिका को जान रहा है, जो भी वर्तमान व्यवस्था को जान रहा है, अगर वो भक्त नहीं है तो आप न्यायपालिका के बारे में मुझसे पूछेंगे तो सीधे सीधे वो एक ही बात कहेगा कि जितनी प्रतिबद्ध न्यायपालिका इस समय है सरकार के प्रति, उतनी पिछले 11.5 साल में शायद ही रही हो। प्रतिबद्धता का आलम यह है कि एकदम अरुण मिश्रा के और बेला त्रिवेदी के दौर में जैसे लगता है कि पूरी न्यायपालिका पहुंच गई। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिहार का SIR है, जिसमें पहले था कि 3 तारीख को इसकी सुनवाई होगी, 6 तारीख को वोटिंग होने वाली थी, आज 4 तारीख है, हमारे ख्याल से आज भी सुनवाई नहीं हो गई। और ये सरकार की टैक्टिस है। सरकार देखती है कि कौन बेंच, जब सरकार बार बार है, सुप्रीम कोर्ट कहता है ना बेंच हंटिंग, तो एक्चुअली बेंच हंटिंग सरकार करती है और इसमें मास्टर ऑफ रोस्टर के रूप में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं शामिल होते हैं। अब आप देखिए, जजों की नियुक्ति का मामला जस्टिस कौल की कोर्ट में चल रहा था। कोर्ट रिटायर होने वाले थे और जो आखिरी तारीख थी, अभी रिटायर वो नहीं हुए थे, तो उस दिन बेंच ही गठित नहीं हुई, वो उनको टालना पड़ा और अंत में रिटायर हो गए और वो सब दाखिल दफ्तर हो गया। वो जो जजों की नियुक्ति का मामला था, जो हो रहा था कि जब यहाँ से जब ये भेजा जाता है नाम, तो क्यों नहीं सरकार स्वीकार करती, क्यों उसके ऊपर पलटी मार के बैठ जाती है। इस तरह के तमाम मामले और भी हैं। तो इस जो वर्तमान में मामला चल रहा है, उस मामले में भी लगभग कुछ ऐसा ही हुआ है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई, क्योंकि सरकार ने अचानक यह मांग कर दी कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट, जिसके तहत अलग अलग ट्रिब्यूनलों के चेयरपर्सन और मेंबर्स की सेवा शर्तें तय की जाती हैं, से जुड़ी याचिकाओं को 5 जजों की संविधान पीठ को भेजा जाए। अब ये कल आधी रात में एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है कि इसको जो है सुनवाई ना हो, इसको 5 जजों की पीठ में भेज दिया जाए। चीफ जस्टिस BR गवई की अगुवाई वाली बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं की दलीलें पूरी सुनने के बाद अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी के अनुरोध पर सुनवाई कुछ दिन के लिए टाल दी गई थी पिछली बार, क्योंकि उन्हें एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में हिस्सा लेना था। लेकिन अब अगली सुनवाई के ठीक पहले केंद्र ने आधी रात को यह नई अर्जी दाखिल की, तो इस पर अदालत ने फटकार लगाई और कहा कि जो है वो चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं रिटायर होने वाला हूं, तो ये नहीं चाहते कि मेरे बेंच में मेरे सामने सुनवाई हो। सरकार मेरी बेंच से बचना चाहती है। अब मान लीजिए इसमें चीफ जस्टिस के ही कोर्ट में था, तो मास्टर ऑफ रोस्टर वही है। अगर दूसरे के कोर्ट में होता तो चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट करनी पड़ती कि आज वो बेंच गठित ना हो,
और वो जो है किसी प्रकार टल जाए, फिर उसके बाद जो है जो उसकी सुनवाई की अगली डेट लगती, तब तक जो है वो क्या कहते हैं जो जज साहब रिटायर हो जाते। सीबीआई की गवाही ने कहा कि हमें उम्मीद नहीं थी कि केंद्र सरकार इस तरह की रणनीति अपनाएगी और अदालत के साथ ऐसा खेल खेलेगी। यह चौंकाने वाली बात है कि याचिकाकर्ताओं की दलीलें पूरी होने के बाद सरकार अब 5 जजों की पीठ की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि हम इस अर्जी को खारिज करते हैं और यह भी दर्ज करते हैं कि केंद्र सरकार ऐसा कदम सिर्फ इसलिए उठा रही है क्योंकि मैं जल्द रिटायर होने वाला हूँ। इस स्ट्रक्चर केंद्र सरकार अटॉर्नी जनरल ने सफाई में कहा कि सरकार का इरादा अदालत को गुमराह करने का नहीं था, बल्कि उन्हें लगा कि इसमें संविधान की व्याख्या से जुड़े गंभीर सवाल हैं जिन्हें बड़ी पीठ को देखना चाहिए। लेकिन सीजीआई गवाही ने दो टूक कहा। सरकार ने आधी रात को अर्जी दाखिल की, यह अदालत की प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ है। अगर हमें लगेगा कि मामला 5 जजों की पीठ को भेजना जरूरी है तो हम खुद ऐसा करेंगे कि हम उसको भेज देंगे। इसके लिए इतना पैसा मारने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अदालत ने अटॉर्नी जनरल की दलीलें सुनी और मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर तक टाल दी। सरकार की अर्जी में कहा गया था कि यह मामला संविधान की व्याख्या से जुड़े अहम सवाल उठाता है, इसलिए संविधान पीठ को भेजा जाए। साथ ही केंद्र ने यह भी सवाल उठाया कि क्या सुप्रीम कोर्ट संसद को निर्देश दे सकता है कि वह कोई कानून किसी खास तरीके से बनाए, क्योंकि ऐसा करना संविधान के सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत का उल्लंघन हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने लाख नाराजगी जताई हो। 7 तारीख है, इसी महीने में 22 या 23 तारीख को जो है चीफ जस्टिस रिटायर होने वाले हैं। तो कभी कोई बीमार पड़ जाएगा, कभी कोई उपलब्ध नहीं रहेगा। मौजूदा 2 जजों की बेंच द्वारा याचिकाकर्ताओं की लंबी सुनवाई के बाद दायर की गई अर्जी के समय पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने पूछा कि क्या यह बेंच से बचने की रणनीति है। गवाही न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन ट्रिब्यूनल लिफाफे की वैधता से संबंधित मद्रास बार एसोसिएशन के मामले की सुनवाई कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमण ने पीठ को सूचित किया कि सरकार ने वर्तमान मामले को वर्तमान पीठ के बजाय 5 न्यायाधीशों के पीठ को सौंपने के लिए आवेदन दायर किया है। चीफ जस्टिस ने फ्रस्ट्रेशन में कहा कि हमें उम्मीद नहीं है कि भारत सरकार इस तरह की रणनीति अपनाएगी। चीफ जस्टिस से कोई पूछे कि आपने एसआईआर का मामला जो है अपने वार्ड नंबर 2 सूर्यकांत जी को दिया है, जिनके बारे में मालूम है कि उनके अंदर भी आत्मा जो है वो क्या कहते हैं विजय त्रिवेदी और जो है आपके गिरुआ जजों की तरफ बसती है, वहां से कोई क्लियर कट आदेश नहीं है। इसके बाद भी तो आपका जो है मास्टर ऑफ रोस्टर बहुत सी चीजों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है कि किसके कोर्ट में कौन सी सुनवाई होगी। और मैं आपसे दावे के साथ कहता हूँ कि यही मामला अगर जस्टिस नागरत्ना की पीठ में हो और यही मामला जस्टिस सूर्यकांत की पीठ में हो तो रिजल्ट हमेशा अलग अलग होगा। अटॉर्नी जनरल ने आग्रह किया बहुत सम्मान के साथ कृपया इसे रणनीति न कहें। मुख्य न्यायाधीश ने जवाब दिया, एक पक्ष ने पूरी तरह सुनने के बाद व्यक्तिगत आधार पर विद्वान अटॉर्नी जनरल को शामिल करने के बाद पीठ ने स्पष्ट किया कि वह केंद्र सरकार की दलीलें सुनेगी और मामले को समाप्त करेगी। केवल तभी ऐसा आदेश पारित किया जाएगा जब इसमें मामले को एक बड़ी पीठ को सौंपने का औचित्य मिलेगा। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने न्यायालय का ध्यान आईटीएटी और कैट जैसे न्यायाधिकरणों में नियुक्तियों के मुद्दे की ओर आकृष्ट किया और कहा कि अक्सर योग्यता सूची को भंग कर दिया जाता है और नए सिरे से चयन किया जाता है। उन्होंने ऐसे उदाहरणों की ओर भी इशारा किया जहां रिक्तियों को योग्यता सूची के बजाय प्रतीक्षा सूची से भरा गया। अटॉर्नी जनरल ने स्पष्ट किया कि विभिन्न न्यायाधिकरणों के लिए चयन कई कारकों को ध्यान में रखकर किया गया था। उन्होंने बताया कई बार उम्मीदवार योग्यता सूची में शामिल होने के बाद भी नियुक्तियों को अस्वीकार कर देते हैं और कहा कि संघ ने कभी भी योग्यता के बजाय प्रतीक्षा सूची से पदों को भरने का समर्थन नहीं किया। यह ध्यान देने वाली बात है कि न्यायालय की एक अन्य पीठ ने राय दी थी कि कोई सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायाधिकरणों में नियुक्तियां स्वीकार करने को तैयार नहीं थे क्योंकि उन्हें उचित सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं यह नहीं कह रहा कि योग्यता सूची को छोड़ दिया जाना चाहिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन आकस्मिकताओं पर गौर कीजिए और पूरी व्यवस्था कैसे काम करती है। हमें एक ऐसी व्यवस्था में काम करना पड़ता है जहां लोग आते जाते रहते हैं और फिर बाहर हो जाते हैं। कई उम्मीदवार विभिन्न न्यायाधिकरणों में कई पदों के लिए आवेदन करते हैं, इसलिए यह कहना कि हमारे पास विचार करने के लिए केवल या 1-2 उम्मीदवार होंगे
ये ठीक नहीं है। मैं केवल इसी प्रश्न बोलूँ, मैं इस पर नहीं कि क्या योग्यता सूची को प्रतीक्षा सूची के लिए त्याग जाना चाहिए, मैं इस पर कुछ नहीं कह रहा हूँ। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि नई व्यवस्था को निर्णय लेने से पहले कुछ समय तक काम करने देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसे कुछ समय तक काम करने दीजिए, व्यवस्था को काम करने दीजिए। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कानून के समय थोड़ा अनुभव प्राप्त करने दीजिए, वैसे मुद्दे हैं जिन पर कुछ समय बाद काम किया जा सकता है, सुलझाया जा सकता है। यह कहना कि इन कारणों से कानून को रद्द कर दिया जाए ठीक नहीं है। हालांकि बाद में मुख्य न्यायाधीश ने सवाल किया कि अटॉर्नी जनरल के स्तर मामले को 5 न्यायाधीशों की पीठ को भेजने के उनके अनुरोध से कैसे मेल खाता है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, इसका इस बात से कोई सीधा संबंध नहीं है कि कानून की शक्तियां अच्छी हैं या नहीं। तब मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, क्या हम यह धारणा बनाने में गलत है कि मामले से बचने के लिए जानबूझकर आवेदन दायर किया गया है। अटॉर्नी जनरल ने स्पष्ट किया कि मामले से बचने का कोई प्रयास नहीं किया गया था और कहा कि उनका तर्क केवल इतना था कि चूंकि विवादित अधिनियम व्यापक विचार विमर्श के बाद बनाया गया था, इसलिए अधिनियम के तहत की गई त्रुटियों और गलतियों के आधार पर इसमें खामियां निकालना अनुचित होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए तकनीकी मुद्दों को समय के साथ ठीक कर लिया जाएगा, बशर्ते कानून को उचित अवधि तक लागू रहने दिया जाए। सुनवाई के दौरान विवादित कानून के तहत अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित करने पर भी चर्चा हुई। अपने अनुभव का हवाला देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि उन्हें 42 वर्ष की आयु में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और विवादित अधिनियम के तर्क के अनुसार उन्हें अयोग्य माना जाएगा। जवाब में अटॉर्नी जनरल ने दलील दी कि न्यायाधिकरणों में नियुक्तियों के आयु संबंधी आवश्यकता को उच्च न्यायालय में नियुक्तियों को से अलग तरह से देखा जाना चाहिए, जहां एक अलग ढांचा लागू होता है। हम न्यायालय की नियुक्तियां योग्यता और अनुच्छेद को मानक नहीं मानते। न्यायाधिकरणों में एक अलग तरह के अनुभव की आवश्यकता होती है। अब मामले की सुनवाई 7 तारीख को जारी रहेगी। फिलहाल 5 सदस्यों वाला मामला लटक गया, लेकिन देखिए अंत में कोर्ट क्या कहती है। पिछली सुनवाई पर याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने विभिन्न प्रकार के न्यायाधिकरण सदस्यों के लिए प्रशासन सेवा की शर्तों के संबंध में सरकार द्वारा जारी अध्यादेशों पर चिंता व्यक्त की थी, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विपरीत बताते हुए याचिकाओं के समूह में चुनौती दी गई। अब सवाल है कि आप बताइए, न्यायाधीशों की नियुक्ति में अभी भी मामला जो कॉलेजियम सिफारिश भेजती है उसमें सरकार कुंडली मार के बैठ जाती है और उन जजों पर नियुक्ति तुरंत हो जाती है जो सरकार के इशारे पर कॉलेजियम द्वारा स्वीकृत होते हैं। कॉलेजियम अगर ट्रांसफर की जो सिफारिशें करती है उसमें सरकार कुंडली मार के बैठ जाती है और वो सिफारिशें तुरंत लागू हो जाती हैं जो सरकार के कहने पर ट्रांसफर किए जाते हैं। जैसे अभी श्रीधरन का मामला है, जिनको मध्य प्रदेश से भी सीधे इलाहाबाद हाईकोर्ट में भेजा गया और पहले उनको भेजा गया था छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में वो कॉलेजियम में आ जाते हैं, इसलिए इलाहाबाद भेजा गया जहाँ वो वरीयता क्रम में वो दूसरे स्थान 6वें स्थान पर पहुंच गए। तो कुल मिला के ये स्थिति है कि अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा कि चीफ जस्टिस से लेके जस्टिस सूर्यकांत नंबर 2 उन्होंने लगातार कॉलेजियम के बारे में बहुत ही पॉजिटिव बातें कही कि कॉलेजियम ने जजों की स्वतंत्रता बनाए रखा है, जजों की नियुक्ति में गड़बड़ी नहीं हो रही है। जबकि हकीकत ये है कि सरकार के इशारे पर कॉलेजियम जो है वो नाम भेजती है और कुछ नाम अपनी तरफ से जो जोड़ती है वो सरकार की सुविधा के अनुसार है, को चाहे उसको माने और चाहे न माने। और ऐसे तमाम उदाहरण है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के उसको जो है नहीं मानती, यहाँ तक कि दोबारा नाम भेजने पर भी नहीं मानती। जस्टिस शकील कुरैशी, जस्टिस मुरलीधर, कई लोग इसके उदाहरण जो है आपके क्या कहते हैं, जब सरकार उसको जो है मतलब मानने से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनकार कर रही है, लेकिन बैठी रहती कुछ कहती नहीं और उनकी नियुक्तियां तुरंत हो जाती हैं। आखिर आप देखिए, कर्नाटक में आरएसएस के शाखाओं पर बैन लगा कि सरकारी इमारतों में नहीं होगी, तुरंत कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया। अब वो सिंगल जज ने किया है, वो डबल बेंच में जा रहे हैं, पता नहीं डबल बेंच में क्या हुआ। अर्णव गोस्वामी की 12 बजे रात को जो है वो क्या कहते हैं बैठी कोर्ट की जमानत हो गई और सरजील इमाम और जो है वो क्या कहते हैं आपके खालिद रोड डेट पे डेट लग रही है और यही डेट लगने की परंपरा जो है वो शुरू हो गई है आपके क्या कहते हैं सोनम वांगचुक के मामले में, जिसमें सरकार के पास जवाब नहीं देता, उसमें डेट पे डेट लगा के थका दिया जाता है। कितना लड़ोगे लो। और अभी बात चल रही है,
अभी अभी जो है उसमें लगातार सुनवाई चल रही सबीर इमाम, और उसमें खुदा 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 करके तो सुनवाई शुरू हुई है। उसमें आज इनकी सुनवाई हुई तो 3 दिन बाद उनकी होगी, 3 दिन बाद 5 दिन बाद उनकी होगी। इसी तरह भीमा कोरेगांव वाले मामले में लगातार जो है वो क्या कहते हैं, मतलब जिनकी मंजूर हो गई डेट पे डेट लगने के बाद, इस तरह अभी भी कई लोग हैं जिनकी जो है जमानत याचिका पे डेट लग रही है, कभी किसी टेक्निकल कारण से, कभी किसी टेक्निकल कारण से। अब आप खुद सोचिए कि जब ये पिछली बार सुनवाई हुई थी SIR पर, तो जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने 3 या 4 नवंबर को फिर से सुनवाई करने के लिए कहा था, और अभी तक तो कोई 3 तारीख को तो कोई सुनवाई नहीं हुई। अब ये आज सुनवाई होती है कि नहीं पता नहीं, आज 4 तारीख है, आज सुनवाई होती है कि पता नहीं। अभी कहीं से कुछ देखने को नहीं मिला कि चलिए सर, कहते हैं ना शो में रूल जी। तो भाई यही है सर, वही इस चल रहा है ना। समय प्रतिबद्ध है, इसके बाद भी सरकार नहीं चाहती कि जो है चीफ जस्टिस के यहाँ सुना जाए मामला, आप समझ लीजिए जी। न्यायपालिका चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी नमस्ते।